बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके मास्टर 30 सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने करे थे कुछ 30 क्वेश्चंस और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को। आज के 3 टॉपिक बच्चे कौन से होने वाले हैं, तो आज की क्लास के 3 टॉपिक्स हमारे पास हैं फायर एंड आइस, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एंड द थीव्स स्टोरी। यानी हमारे पास फर्स्ट फ्लाइट की एक पोम और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 2 चैप्टर्स। तो बच्चे हमारा पैटर्न सेम रहेगा। हम लोगों का जो क्वेश्चन डिवाइडेड है, मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूं कि हम लोग कैसे टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट उनसे पहले एक बार आज के टारगेट देख लेते हैं बच्चे। फायर एंड आइस, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी और द थीव स्टोरी। हम लोगों ने कैसे अपने टारगेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइड करे हैं बच्चे। आप लोगों के जो पेपर में एमसीक्यू आते हैं, यानी आप लोगों के पेपर में जो 1 मार्कर्स आते हैं वो टोटल 12 हैं, ठीक है। 4 ईच चैप्टर से हम लोग कवर कर रहे हैं। उसके बाद बच्चे हम लोग 12 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के पेपर में 2 या 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और उसके बाद बच्चे हम लोग टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से 2 फ्रॉम ईच चैप्टर, जिसमें से 2 ईच चैप्टर में से आ रहे हैं। और ये 12 1 मार्कर्स और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेम है, 4 फ्रॉम ईच चैप्टर। ये हम लोग कर रहे हैं 2 फ्रॉम ईच चैप्टर। और ये बच्चे पेपर में या तो आपके 4 नंबर के या 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 4 से लेकर 6, 4, 5, 6 किसी भी मार्क्स में आ जाता है। तो ये 3 चीजें बच्चे हम लोग हमारी आज की क्लास में करेंगे। मगर इनके साथ साथ एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं। आज के हमारे जो एमसीक्यू है ना बच्चे, वो शफल्ड हैं, ठीक है। वो सारे शफल्ड है, वो सब ऊपर नीचे है। आपको ऊपर चैप्टर का नाम दिख जाएगा और आपको अपने आंसर को बताना है। तो यहाँ पर बच्चे, जैसे कि आप लाइन देख पा रहे हैं, पहले सवाल में जो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर सवाल है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस व्हाई डज द पोएट यूज इफ इन द कोटेशन। यहाँ पर पोएट बात करते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, वो कहते हैं लेकिन अगर इसको, इट किसके लिए यूज किया गया है, वर्ल्ड के लिए। वो कहते हैं कि अगर वर्ल्ड ने 2 बार एंड होना है, ठीक है, इफ द वर्ल्ड हैज टू एंड ट्वाइस, अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना होगा तो तब दुनिया वो चाहते हैं आइस से खत्म हो। यहां पर वो कहते हैं कि उन्होंने इफ क्यों यूज किया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चे देखो, इफ ना हम तब यूज करते हैं जब हम यूज करते हैं, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज की हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब होता है बच्चे कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप बात करते हो इमेजिनरी सिचुएशन की। तो पहला ऑप्शन कहता है एवरीवन नोज वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस। द पोएट बिलीव्स इफ द वर्ल्ड विल एंड ट्वाइस, दैट्स व्हाई ही एक्सप्रेसेस हिज फियर बाय यूजिंग द टर्म इफ। वो कहते हैं कि सबको पता है कि वर्ल्ड एंड करेगा, ठीक है। हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन 2 कहता है नोबडी नोज वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर या आइस। वो कहते हैं दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि वर्ल्ड किस में एंड करेगा, वर्ल्ड फायर में एंड करेगा, वर्ल्ड आइस में एंड करेगा, किस चीज के अंदर दुनिया अंत होने वाली है उसके बारे में हमें नहीं पता है। The poet does not believe the world will end twice। वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया का अंत सिर्फ एक बार होगा, 2 बार अंत नहीं होने वाला है दुनिया में। That's why he expresses his suspicion by using the term if। वो अपना सस्पिशन, वो अपना शक दिखाते हैं कि अगर दूसरी बार होगा अंत तो शायद आइस से हो सकता है। तीसरा कहते हैं कि God knows whether the world will end in fire or ice। तो यहाँ पर बच्चे भगवान की तो बात हम कर ही नहीं रहे, तो हम ऑप्शन नंबर सी को तो काउंट नहीं करेंगे। ऑप्शन डी, nobody knows whether the world will end in fire or ice, ठीक है। The poet does not believe the world will end twice, that's why he expresses his anger by using the term if। बच्चे देखो, सिर्फ ऑप्शन बी में और डी में एक ही वर्ड का फर्क है। वहां पर वो सस्पिशन, वो अपना शक शो करते हैं, यहाँ पर वो अपना एंगर शो करते हैं। तो बच्चों, आई होप यहाँ तक आप लोगों को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उस चीज के सस्पिशन की। हमें भी श्योरिटी नहीं है, हमें भी एक अनुमान है कि दुनिया का अंत होगी, गुस्से की बात बिल्कुल भी नहीं है बच्चे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है कि किसी को भी नहीं पता दुनिया कब एंड होगी, इसीलिए उन्होंने अपना सस्पिशन, अपना शक दिखाया है यहाँ पर इफ टर्म को यूज करके, ठीक है बच्चों। अगला सवाल ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, व्हाट वॉज द क्योर। अब ये क्वेश्चन जो बच्चे आप लोगों के सामने आया है, ये आया है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से।
ठीक है, ये कहाँ से आया है? ये आया है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से ये सवाल आया है। वो कहते हैं आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। यहाँ पर किस क्योर की बात की जा रही है बच्चे? तो वो कहते हैं द क्योर वॉज कंट्रोलिंग ट्रिकीज डाइट। क्योर था ट्रिकी की डाइट को कंट्रोल करना। द डॉक्टर डिड नॉट गिव हिम एनी फूड टू ट्रिकी फॉर 2 days। ट्रिकी को अगले 2 दिन कोई खाना नहीं दिया गया। ही गिव हिम अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक। ही गिव हिम नो मेडिसिन एंड मेड हिम लॉट ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहां पर वो कहते हैं वो क्योर क्या था, और बाकी सेकंड ऑप्शन कहता है डॉक्टर ने उसे बहुत सारी मेडिसिन दी। नहीं, उसे गेव अ लॉट ऑफ फूड भी नहीं दिया, लॉट ऑफ इंजेक्शंस भी नहीं दिए। तो बच्चे इस क्वेश्चन का बहुत क्लियर आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और ये आज के ऑप्शंस बच्चे जो थोड़े बड़े हैं, ये आपके लिए फुल आंसर्स का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शंस हैं बच्चे, ये आप लोगों के लिए फुल आंसर्स का काम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को चूज करने में पेपर में भी दिक्कत नहीं होगी और आंसर लर्न करने में भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए बच्चों, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डज फायर एंड आइस रिप्रेजेंट? और क्या आप अग्री करते हो पोएट के पॉइंट से? तो पोएट कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर रिप्रेजेंट डिजायर एंड आइस रिप्रेजेंट हेट्रेड। ठीक है, ये हमने क्लास में पढ़ा था, ये बात सच है। डिजायर लाइक फायर स्प्रेड रैपिडली। तो इंसान के मन में जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं और एक इंसान की पूरी जिंदगी को अपने कब्जे में दबोच लेती हैं। सिमिलरली हेट्रेड जिस तरीके से आइस धीरे धीरे जमती है, वैसे ही हेट्रेड जो है वो भी एक पॉइजन जैसा है, एक विषैले पॉइजन जैसा है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है। चलिए, ये ऑप्शन हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे के भी पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू पोएट फायर रिप्रेजेंट्स एंगर एंड आइस रिप्रेजेंट्स क्रूएलनेस। चलो, ये पॉइंट भी ठीक है। एंगर लाइक फायर स्प्रेड रैपिडली एंड क्रूएल्टी जो है वो लाइफ को पॉइजन से भर देती है। तीसरे में पोएट कहते हैं फायर लव है, तो फायर लव तो नहीं हो सकती। फायर रिप्रेजेंट्स एंग्जाइटी, तो बच्चे एंग्जाइटी और फियर की भी बात नहीं हो रही, यानी हमारे जो भी ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन ए या बी में से ही जाएंगे। तो बच्चे यहां पर अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज की, तो हमने बुक में 2 वर्ड्स देखे हैं, एंड आई हैव व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। ठीक है, व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो बुक में डिजायर वर्ड यूज किया गया है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट्रेड, और यानी बुक में हेट्रेड वर्ड को भी यूज किया गया है। तो कहने को तो ये ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन हमारी बुक के हिसाब से मैच करता है, जो ऑप्शन हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से मैच करता है, हम उसको चूज करके चलेंगे। देखने में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी भी सही आंसर हो सकता है, लेकिन यहां पर बी आंसर को हम सही ना करके ए ऑप्शन को अपने क्वेश्चन का सही उत्तर मान के चलेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। सेंटेंस कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। आ गई वही लाइन, पोएट कहते हैं कि अगर दुनिया अंत होगी दूसरी बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी बहुत हेट्रेड दे चुका हूं, तो से दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो उनका कहना यह है कि इस बार दुनिया आइस से एंड हो जाए। तो यहां पर वो कहते हैं आइस कैसे सफिशिएंट हो सकती है? अब पहले पोएट ने बोला कि यहां पर फायर से दुनिया एंड होगी, अब पोएट ये क्यों कहते हैं कि आइस सफिशिएंट हो सकती है? आइस सिंबलाइजेस डिजायर, तो आइस क्या डिजायर को दिखाता है? नहीं, आइस तो फायर को दिखाता है, सॉरी डिजायर तो फायर दिखाता है। लस्ट, बेटा लस्ट होती है किसी भी चीज को पाने के लिए एक आग कह सकते हो अपने मन के अंदर, तो लस्ट भी नहीं हो सकती बच्चे, डेंजर भी नहीं हो सकता, बिकॉज पोएट कहते हैं आई हैव नोन इनफ ऑफ हेट्रेड, आई हैव नोन इनफ ऑफ हेट। तो आप एनसीईआरटी का ही ऑप्शन बच्चे चूज करके चलेंगे, अपनी मर्जी का दिमाग नहीं लगाएंगे। जब आपके पास एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं तो डायरेक्टली गो विद एनसीईआरटी के वर्ड्स एंड नॉट विद द अदर ऑप्शंस। चलिए अगला सवाल देखते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। फॉर फ्रॉस्ट fire and ice stand for, here are some ideas: greed, avarice, lust, conflict, fury, intolerance, cruelty, rigidity, insensitivity, coldness, indifference and hatred। यहां पर आपको बताना है कि फायर एंड आइस में आप कौन से इमोशंस को सही तरीके से डाल सकते हो। अब यहां पर बच्चे आंसर आप लोगों को बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा कि यहां पर, अब चलो पहले एक बार हम डिवाइड करते हैं खुद से और उसके बाद इसके आंसर को देखेंगे। ग्रीड, बच्चे ग्रीड किस चीज की फीलिंग है? ग्रीड है किसी भी चीज को पाने का लालच, फायर में जाएगा। एवराइस, बच्चे एवरेस होता है किसी भी चीज को लेकर ना सामने वाले के इंसान के मन में गुस्सा, ठीक है, ये भी फायर में जाएगा। लस्ट, बच्चे लस्ट क्या होती है? लस्ट होती है आपके मन के अंदर जब किसी भी चीज को पाने की वो इच्छा होती है, ये भी जाएगा फायर में। कॉन्फ्लिक्ट, बच्चे लड़ाई झगड़े, ठीक है, जिसमें आग गरम गरम कॉन्फ्लिक्ट, मुंह से बोलकर लड़ाई हो जाती है। फ्यूरी, गुस्सा, फायर।
इनटॉलरेंस, मतलब जब आप किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते हो, फायर। यहां से सारी के सारे इमोशंस, क्रूएल्टी आइस, रिजिडिटी आइस, इनसेंसिटिविटी आइस, जिसमें आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तो वो बच्चे वो सारे ऑप्शंस हमारे पास ऑप्शन बी में है और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई होप यहां तक बहुत सारे बच्चों ने अपने सही आंसर्स को चूज कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आता है बच्चे हमारे पास ट्रिकी के चैप्टर में से, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में से। डिस्क्राइब द स्मॉल डॉग ट्रिकी। आप लोग टाइम लीजिए, इस सवाल को पढ़िए, उसके बाद बच्चे हम इस सवाल के आंसर को देखते हैं। ट्रिकी वॉज अ स्मॉल डॉग ऑफ अ रिच लेडी मिसेस पंफ्री। ठीक है, अब देखो यहां पर ये लाइन इसमें भी दे रखी है, ठीक है, ये लाइन इसमें भी दे रखी है, ठीक है। ट्रिकी वॉज अ बिग डॉग, काट दो। ट्रिकी वॉज अ स्मॉल डॉग ऑफ अ रिच मैन, मैन भी नहीं थे, ठीक है। तो शी लव्ड हिम, यानी हमारे पास दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए, अब हमें सिर्फ ऑप्शन ए या बी में से आंसर देखना है। शी लव्ड हिम टू मच, शी लव्ड हिम टू मच, दोनों में ठीक है। बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग ही लुक्ड लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग ही लुक्ड लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, दोनों में सही है। ही बिकेम वेरी फैट, ही हैड बिकम वेरी थिन। देखो गलती आती है यहां पर, वो कहते हैं कि वो बहुत पतला हो गया था, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। और बच्चे ये भी फुल फ्लेजेड आंसर जा सकता है, ठीक है, ये भी फुल फ्लेजेड आंसर के फॉर्म में जा सकता है कि डिस्क्राइब द स्मॉल डॉग ट्रिकी, तो आप इसको आंसर की जगह पर भी लिख सकते हो। तो मैंने क्वेश्चंस ऐसे चुने हैं कि आप करेक्ट आंसर ही चूज कर लो, ताकि आप अपने पेपर में जब क्वेश्चंस आए तो आपको प्रॉपर आंसर्स भी मिल जाए कि आपको कैसे लिखने हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन मिसेस पंफ्रीज मेथड एंड डॉक्टर हैरियट्स मेथड आफ्टर लुकिंग ट्रिकी। तो वो कहते हैं आपको मिसेस पंफ्री के तरीके में और डॉक्टर हैरियट के तरीके में फर्क बताना है कि दोनों ने ट्रिकी का ध्यान कैसे रखा। मिसेस पंफ्री टुक वेरी गुड केयर ऑफ द डॉग। अच्छा चलिए, ये तो ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। केयर तो बहुत अच्छी थी, चलो ठीक है देखते हैं, केयर तो वो बहुत अच्छी करती थी डॉग की। शी फेड हिम वेल, वो उसे अच्छे से खाना खिलाती थी, तो वो उसे कुछ ज्यादा ही खाना खिला देती थी, तो ये ऑप्शन तो नहीं जा सकता। नाइदर मिसेस पंफ्री नॉर डॉक्टर हैरियट टुक गुड केयर ऑफ द डॉग। यहाँ पर कहते हैं कि ना तो मिसेस पंफ्री ने ना डॉक्टर हैरियट ने, किसी ने भी ध्यान नहीं रखा। दे डिड नॉट गिव हिम इनफ फूड, दोनों उसको अच्छा खाना देते ही नहीं थे। तो ऐसा तो है ही नहीं, डॉक्टर हैरियट ने तो बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखा था डॉक्टर हैरियट का, सॉरी अपने उनके डॉग का, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। When Mrs. Pumphrey found that Tricky was not active and energetic, she tried to give more nutrients in his food. चलिए ये स्टेटमेंट सही जा रही है कि मिसेस पंफ्री को जब लगता है कि उनके डॉग को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है या वो हेल्दी नहीं खा पा रहे हैं, तो उन्होंने उसके खाने में न्यूट्रिएंट्स डाले। डॉक्टर हैरियट गेव हिम अ कंट्रोल्ड डाइट, लेकिन ऑन द अदर हैंड डॉक्टर हैरियट ने उसे कंट्रोल्ड डाइट दी। 2 दिन से पानी पे रखा, तीसरे दिन पे खाना दिया। रिकवर्ड हिम फ्रॉम लेथार्जी, उसे लेजीनेस से रिकवर कराया। caused him by overeating and excessively fat, ताकि, और वो बहुत ज़्यादा मोटा हो रखा था जिसकी वजह से। तो मुझे यही ऑप्शन सही लगता है बच्चे, और यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब भी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन के सही आंसर माना जाएगा। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वो कहते हैं फॉर हाउ मेनी डेज डिड एट द सर्जरी डिड द डॉग गिव नो फूड टू ट्रिकी। मैंने जस्ट अभी आप लोगों को आंसर बताया था कितने दिनों के लिए, 3 days, 2 days, 1 day, 4 day। तो बच्चों आप लोगों ने आई होप पॉज करके देख लिया होगा, आप लोगों को पता है कि 2 दिनों के लिए ट्रिकी को खाना नहीं मिला था जब वो सर्जरी में था। अगला सवाल, डिस्क्राइब हरी सिंह द यंग एंड सक्सेसफुल थीफ। वापस से बच्चे ये फुल फ्लेजेड आंसर बन के जा सकते हैं ये क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसको आप एक पूरे आंसर के तरीके से भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब हरी सिंह, जो एक यंग और सक्सेसफुल थीफ था। आइए ऑप्शंस देखते हैं। हरी सिंह वॉज अ 13-year-old एक्सपर्ट बॉय एट थीवरी। अगला ऑप्शन कहता है हरी सिंह वॉज अ 15-year-old एक्सपर्ट बॉय एट थीवरी। थर्ड कहता है हरी सिंह वॉज अ 15-year-old एक्सपर्ट बॉय एट थीवरी, एंड तीसरा भी कहता है 15 ईयर है। तो यहाँ पर बच्चे आप लोगों को हरी सिंह की एज पता है, हरी सिंह कितने साल का था, वो 15 साल का था। तो ऑप्शन ए तो पहले ही कट गया, बिकॉज यहाँ पर वो उसे 13 साल का बच्चा बताता है, तो ये ऑप्शन तो हम नहीं लेकर जाएंगे। अगला ऑप्शन क्या कहता है,
चलिए ये लाइन बाकी तीनों में सेम थी। He used his intelligence to get close prospective victims. वो कहते हैं उसने अपना बिहेवियर, he changed his behavior to get close to prospective victims. यहाँ पर उसने बोला कि वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करता था अपने जितने भी प्रोस्पेक्टिव विक्टिम्स यानी अगले विक्टिम को अगला शिकार तक जाने के लिए वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करता था उनके पास आने के लिए। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेता था अपने अगले शिकार के लिए। और तीसरा है he used intelligence to get close to his prospective victims, और वो कहते हैं वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करता था। तो हाँ, हम मान सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन ठीक है। आगे पढ़ते हैं। When he was being taught to be literate, he first thought how he could use it for thieving. वो कहता है कि जब उसे पढ़ाई लिखाई सिखाई जा रही थी तो वो ये सोच रहा था कि इसको वो चोरी में कैसे यूज करेगा, तो नहीं, उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। When he was being taught to be literate, he first thought how he could use it for thieving. When he was being taught to literate, यहाँ पे अच्छा, when he was being intelligent, when he was being taught to be literate, he first thought as how he could use it for thieving. वो उसे चोरी के लिए कैसे यूज कर सकता है। When he got the first job, तो बेटे जॉब वाला ऑप्शन तो नहीं जाएगा। यानी अब हमारे पास चॉइस किस में रह गई, वो यूज करता था अपनी इंटेलिजेंस को या वो यूज करता था अपने बिहेवियर को। तो बच्चे आप लोगों को पता है कि वो अपनी इंटेलिजेंस को, तो बिहेवियर में तो कोई बदलाव नहीं लाता था, वो अपनी इंटेलिजेंस को, अपने दिमाग को, अपने जो उसका एक्सपीरियंस होता था उसको यूज करता था किसी भी चीज को करने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यहाँ पर वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने आप काम को करता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चे। हाउ डिड हरी सिंह मेक मनी दो ही वॉज नॉट पेड बाय अनिल। हरी पैसा कैसे बनाता था ऑल्दो उसको पैसा तो मिलता नहीं था। ही यूज टू डू ऑड जॉब्स फॉर एन ओल्ड लेडी। जी नहीं, वो और कहीं काम नहीं करता था। ही यूज टू सिंग एट अ लोकल बार। नहीं। ही यूज टू लुक आफ्टर द डॉग्स फॉर द फैमिली। बिल्कुल नहीं। तो बच्चे ऑप्शन नंबर डी ही बचता है, फिर भी पढ़ लेते हैं। वो सारे मार्केट कोर्स करता था, यानी वर्क जितना भी मार्केट का काम था सारा का सारा हरी सिंह के लिए वो करता, अनिल के लिए करता था। ही सेव्ड मनी फ्रॉम द थिंग्स ही परचेज्ड एज अनिल नेवर asked him to give the accounts. For example, अगर उसको दिन के 10 रुपए मिल रहे हैं और लास्ट में 1 रुपी बच रहा है तो उसको वो अपने पास रख लेता था, बिकॉज अनिल ने कभी भी उससे अकाउंट नहीं मांगा, हिसाब नहीं मांगा उसको देने के लिए। और अनिल को पता था कि हरी ये पैसे रख रहा है, लेकिन अनिल ने कभी भी इस चीज के रिगार्डिंग हरी को टोका टाकी नहीं करी। ऑप्शन डी बच्चे आपके क्वेश्चन का सही जवाब है और ये पूरा आंसर बन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आज के बच्चे ऐसे दिए गए हैं जो पूरे आंसर बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लास्ट के 2 सवाल बच्चे। हाउ डिड हरी सिंह रियलाइज दैट अनिल न्यू अबाउट हिज थेफ्ट। तो यहां पर वो कहते हैं कि हरी सिंह को कैसे पता लगता है कि अनिल को पता लग चुका है कि उसने उसके घर में चोरी करी थी। ये उसे कैसे पता लगता है। अनिल गेव हिम अ डैम्प 50 रुपी नोट ड्यू टू द लास्ट नाइट्स रेन। तो अनिल ने उसको एक गीला 50 रुपए का नोट दिया। अनिल गेव हिम अ डैम्प 50 रुपी नोट फॉर लास्ट डेज रेन। अब लास्ट दिन में रेन तो नहीं हुई थी, पिछली रात को बारिश हुई थी, तो जहां पर भी बच्चे डे है उसको काट देंगे। चलो ये तो कट गया। तो यानी बाकी तीनों ऑप्शन सही चल रहे हैं पहली स्टेटमेंट पे। अनिल टोल्ड हिम दैट ही वुड टीच हिम हाउ टू राइट फुल सेंटेंसेस एंड स्माइल्ड एट हिम। अनिल टॉट हिम ही वुड टीच हिम हाउ टू राइट फुल सेंटेंसेस एंड स्माइल्ड एट हिम। अनिल टोल्ड हिम दैट ही वुड टीच हिम हाउ टू रीड फुल सेंटेंसेस एंड शाउटेड एट हिम। तो शाउट नहीं किया था भैया, उसने उसको देखकर स्माइल किया था। तो यानी अभी हमारे पास ऑप्शन ए और सी सही चल रहे हैं। अगला देखते हैं बेटा, इसको कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। जो लगे सही नहीं है उसको पहले ही काट दो। Does हरी सिंह realized अनिल knew everything? तो उसको पता लगता है कि उसको तो सब पता लग गया। हरी सिंह को ये पता लगा कि उसको सब कुछ पता है। तो दोनों ऑप्शन सेम नहीं हो गए। अनिल gave him a damn 30 रुपी नोट ड्यू टू लास्ट नाइट्स रेन। अनिल gave him a damn 50 रुपी नोट ड्यू टू लास्ट नाइट्स रेन। ठीक है। अनिल told him that he would teach him how to write full sentences and smiled at him. अनिल told him that he would teach him how to write full sentences and smiled at him. Does हरी सिंह realized that अनिल knew everything? तो दोनों ऑप्शन तो सेम ही है। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक दिस।
अच्छा बच्चे, तो यहाँ पर मेरे को अपनी गलती समझ में आई। यहाँ पर उन्होंने 30 रुपी नोट लिखा हुआ है, तो 30 रुपी नोट तो नहीं था वो, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए ही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। वो 30 रुपी नोट नहीं था, 50 रुपी नोट था। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों लास्ट सवाल हमारे एमसीक्यू का। विच रूम डिड अनिल लिव? अनिल कौन से रूम पे रहता था? गंगा आरती, सॉरी, आरती स्वीट शॉप, गंगा स्वीट शॉप, राधा स्वीट शॉप या जमुना स्वीट शॉप के ऊपर? तो बच्चे यहाँ पर हम सब लोगों को पता है कि अनिल का घर हुआ करता था जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। यहां तक बच्चे हम लोगों ने करे 12 एमसीक्यूज। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों ने 12 में से कितना स्कोर किया। और अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो आइए देखते हैं कि इन चैप्टर्स में हमारे पास किस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चा यहां तक हम लोगों ने हमारे 12 क्वेश्चंस को देख लिया। अब इन 12 क्वेश्चंस को देखने के बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको मुझे बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा। अब उसके बाद बच्चे हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर हमारे सारे के सारे चैप्टर्स के। तो यहाँ पर पहला सवाल बच्चे आप लोगों के सामने जो पेपर में पूछा जा सकता है और जो बहुत सरल सा सवाल है कि मिसेस पम्फ्री जो थी, मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, और पूछा जा रहा है व्हाई। तो मिसेस पम्फ्री जो थी यानी जो ट्रिकी की ओनर थी वो उनके बारे में चिंतित क्यों थी? तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को मैंने आंसर पिछली बारी भी बताया था कि ICC के पैटर्न में लिखना है, यानी सबसे पहले आंसर में इंट्रो दोगे, ठीक है, फिर आप अपने आंसर का मेन कंटेंट दोगे और उसके बाद आप अपने आंसर के कंक्लूजन दोगे, राइट। यही डिस्कशन किया गया था ना हमारा। तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर आपको जो दिया जाता है आंसर का वो दिया जाता है मेन पॉइंट, ठीक है। आपको आंसर का मिलेगा कंटेंट, आपको आंसर की इंट्रोडक्शन और आंसर की कंक्लूजन खुद बनानी है। तो यहाँ पर बच्चे इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो कि मिसेस पम्फ्री जो थी वो बहुत ही रिच लेडी थी। मिसेस पम्फ्री वॉज अ वेरी रिच लेडी, ठीक है, वो काफ़ी रिच लेडी थी, उनके पास कोई बच्चा नहीं था। शी हैड नो चाइल्ड सो द एंड शी ओनली हैड ट्रिकी सो शी कंसिडर्ड ट्रिकी टू बी हर चाइल्ड। तो मिसेस पम्फ्री जो थी वो ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड थी बिकॉज उनका मानना ये था कि ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग। उनका कहना यह था कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, नॉट इवन हिज फेवरेट फूड्स, कि ट्रिकी ने अपना फेवरेट खाना भी छोड़ दिया है। ये और उस समय की बात है जब मिसेस पम्फ्री कॉल करती हैं डॉक्टर हैरियट को बताने के लिए कि देखिए मेरे डॉग की तबीयत खराब हो गई है, क्या आप मेरे डॉग के लिए कुछ कर सकते हैं। और वो बताती हैं ट्रिकी वॉज वॉमिटिंग, ठीक है, ट्रिकी को उल्टी बहुत ज़्यादा आ रही थी एंड लाइंग ऑन द कारपेट, और ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा लेजी होके लो ऑन एनर्जी, ट्रिकी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और वो कैसे पड़ा हुआ है बेड के ऊपर, वो बस रग के ऊपर, रग यानी कारपेट के ऊपर पड़ा हुआ है, पैंटिंग, पैंटिंग का मतलब है लंबी लंबी सांसें लेते हुए, हांफते हुए, ठीक है, कैसे हुए, हांफते हुए। ही डिड नॉट इवन वांट टू गो फॉर वॉक्स, और वो कहते हैं कि वो बिल्कुल भी वॉक करने पे भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था एंड इतने ज़्यादा बीमार होने की वजह से ट्रिकी में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी। तो शी वॉज वरीड अबाउट, वो अपने एनिमल को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी क्योंकि उन्होंने पहली बार उसको ऐसा देखा था, अबाउट हर एनिमल, अबाउट हर पेट एज शी हैड, क्योंकि उन्होंने पहली बार उसको वैसा देखा है, शी हैड सीन हिम लाइक दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उसको ऐसा देखा, ठीक है, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से बच्चे आप अपना आंसर बना सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, what does she do to help him? Is she wise about it? तो यहाँ पर आता है कि डॉक्टर हैरियट, सॉरी जो वाइफ मिसेस पम्फ्री थी, वाइफ नहीं सॉरी, उन्होंने ऐसा क्या किया ट्रिकी को ठीक करने के लिए, और क्या वो वाइज था, क्या वो सही था, जो रास्ता उन्होंने चुना ट्रिकी को ठीक करने के लिए, क्या उनके लिए वो ठीक था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर को सीधा कॉल किया कि आप आइए और ट्रिकी को एग्जामिन कीजिए क्योंकि वो बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रहा है। और यहाँ पर उन्होंने समझदारी दिखाई, यहाँ पर बच्चे आप कह सकते हो कि उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, दिमाग की समझदारी दिखाई और डॉक्टर को कॉल कर दिया। यस, दिस टाइम शी वॉज वाइज, और पहली बार हम कह सकते हैं कि उन्होंने कोई सही डिसीजन लिया है बिकॉज आज तक जो भी उन्हें बोला जा रहा था वो उसका उल्टा ही कर रही थी। She was acting stupid when she overfed him. वो पागलपंती दिखा रही थी जब उन्होंने उसे जबरदस्ती ज्यादा खिला दिया था। The doctor had told her, डॉक्टर ने पहले ही उन्हें बता दिया था, told से भी अच्छा वर्ड यूज करो, warn कर दिया था कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज, अच्छा सॉरी,
उन्होंने जब देखा ट्रिकी को तो उन्होंने बोला कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर ने पहले ही वार्निंग दे दी थी। डॉक्टर ने क्या किया था, वार्नड बिफोर हैंड, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि देखो ये डॉग जो है ये बहुत ज़्यादा बीमार है, इसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना ये हॉस्पिटल में लैंड कर जाएगा। मिसेस पंफ्री ने तब सुना नहीं, लेकिन अब मिसेस पंफ्री के ना सुनने की वजह से ही ट्रिकी वॉज एक्चुअली इन दी हॉस्पिटल। She cried but later admitted that she had to listen to the doctor। पहले तो वो बहुत रोई फॉर सेपरेशन, ठीक है, वो सेपरेशन के ऊपर बहुत रोई। वो बहुत बोलती हैं कि मैं ये सेपरेशन नहीं झेल सकती, मैं ये दुख नहीं झेल सकती, मैं ट्रिकी से दूर नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन इवेंचुअली उन्हें मानना पड़ा कि यही एक तरीका है जिससे ट्रिकी की तबीयत को ठीक किया जा सकता है, एल्स ट्रिकी को सही करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, राइट। और ट्रिकी को ठीक करना उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। तो ऑब्वियसली मिसेस पंफ्री कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगी जो उनके डॉग के लिए नुकसान में हो, तो दैट इज़ वाई शी अलाउड कि ठीक है आपको डॉग लेकर जाना है तो आप लेकर चले जाइए, बट डेफिनेटली इसकी तबीयत ठीक करके ही इसको वापस भेजिएगा। अगला सवाल आता है, इज द नैरेटर एज ट्रिक एज मिस्ट्रेस। तो वो कहते हैं कि अगला जो हमारे नैरेटर थे यानी जो हमारे डॉक्टर हैरियट हैं, क्या वो मिस्ट्रेस जितने रिच हैं, क्या वो उतने ही जितने कम पैसा कमाते थे क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टोरी के अकॉर्डिंग जो हमारे नैरेटर हैं वो मिसेस पंफ्री के जितने रिच नहीं हैं, ठीक है, ही इजंट एज रिच एज मिसेस पंफ्री, क्योंकि डॉक्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को सिर्फ एक कंटेनर बेड उसके दे सकते हैं, यानी एक छोटा सा डब्बा दे दिया उसमें सोने के लिए, वाइल मिसेस पंफ्री जो थी वो खुद का बेड देती थी, डिफरेंट बाउल्स फॉर ईट, खाने के लिए अलग अलग बाउल्स देती थी, अलग अलग सर्वेंट्स मिलते थे उनके घर में। मिसेस पंफ्री उन्हें डजन्स ऑफ एग्स भिजवाती थी, वाइन भिजवाती थी, ब्रांडी भिजवाती थी, वाइल एट द एंड यहाँ पर सर्जरी में ट्रिकी को एक नॉर्मल डॉग फूड मिलता था। एट द एंड ऑफ द चैप्टर ट्रिकी की मिस्ट्रेस जो है वो एक 30 फीट लॉन्ग ग्लीमिंग लग्जरियस कार में आती है, यानी एक बहुत लंबी सी चमचमाती सी गाड़ी में आती है। तो यहाँ से हमें ये देखने को पता लगता है कि हमारी मिसेस पंफ्री जो थी यानी ट्रिकी की मिस्ट्रेस, ट्रिकी की ओनर, वो काफ़ी हाई प्राइस एक्सिस्टेंस यानी बहुत रिच लाइफ जीती थी। उनकी जो जिंदगी थी बच्चे वो रिच लाइफ थी, लेकिन हमारे डॉक्टर हैरियट जो थे वो उतने अमीर नहीं थे, वो काफ़ी सिंपल लाइफ जीते थे, सिंपल एंड डाउन टू अर्थ लाइफ, सिंपल लाइफ। ये जो जिंदगी जीते थे ये बहुत सिंपल होती थी, बड़ी आसान सी सरल सी जिंदगी डॉक्टर हैरियट की थी। ये ट्रिकी को मॉडेस्ट फूड देते थे, ठीक है, ट्रिकी को मॉडेस्ट फूड देते थे ये, ठीक है, लिमिट का खाना ट्रिकी तक जाता था, ट्रिकी को सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड दिया जाता था, बहुत सारा पानी दिया जाता था, बाकी दोस्तों के साथ खेलना अलाउ किया जाता था। लग्जरीज डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को प्रोवाइड नहीं करी, वो सारी लग्जरीज मिसेस पंफ्री ने प्रोवाइड करी थी, लेकिन याद रखना मिसेस पंफ्री की भी प्रोवाइड करी हुई लग्जरीज कोई काम की चीज़ नहीं थी। जो उन्होंने किया वो उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया था। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। तो यहाँ पर डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी के साथ क्या ट्रीटमेंट दी। He treats the dog very well. He knows that Tricky does not need medicinal treatment, but उसे एक चेंज चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में। तो उन्होंने उसे बहुत सारा पानी दिया 2 दिनों के लिए और उसे ऑब्जर्व किया कि ट्रिकी ने बाकी खाने के बाउल्स को लिक करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसे बाकी डॉग्स के साथ मिक्सअप करना शुरू कर दिया। एंड ही ऑल्सो ऑफर्ड हिम एक्स्ट्रा फूड। इस तरीके से ट्रिकी को डॉक्टर हैरियट ने अच्छे से ट्रीट किया। इट वॉज बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ डॉक्टर हैरियट कि ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो पाया। तो ये भी लिखना, इट वॉज बिकॉज ऑफ डॉक्टर हैरियट दैट ट्रिकी रिकवर्ड, कि ट्रिकी जो था वो रिकवर कर पाया। ठीक है, अगर डॉक्टर हैरियट ने दिमाग नहीं लगाया होता तो शायद ट्रिकी कभी भी रिकवर नहीं कर पाता। अब एक सवाल आता है बच्चे, ये लॉन्ग क्वेश्चन का पहला सवाल है। लॉन्ग क्वेश्चन में वो आपसे पूछते हैं कि डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम। आपको क्या लगता है, ट्रिकी घर जाकर खुश था, या व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। अब ट्रिकी घर जाने के लिए तो खुश हो गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि मिसेस पंफ्री को कोई सबक मिला होगा। क्या मिसेस पंफ्री ने जो गलतियां पहले करी हैं वो गलतियां सुधरेंगी या फिर नहीं। और अगर वो नहीं सुधरती हैं तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, जो ट्रिकी है वो फिर से बीमार हो जाएगा और फिर से वही ट्रिकी की कंडीशन हो जाएगी जो पहले थी।
वो कहते हैं यस, ट्रिकी वॉज जस्ट एज हैप्पी टू गो होम एज ही वॉज टू स्टे एट द डॉक्टर्स प्लेस। तो जितना ट्रिकी खुश था सर्जरी में रहने के लिए, उतना ही खुश है ट्रिकी वापस घर जाने के लिए। ट्रिकी सर्जरी में भी खुशहाल रह रहा था। It was happy to stay at the doctor's place because he made many friends that he didn't have at home. अब ट्रिकी के लिए वहां पर रहना क्यों अच्छा था? बिकॉज वहां पर रहते हुए ट्रिकी ने कुछ ऐसे दोस्त बनाए बाकी डॉग्स जो घर में नहीं थे। घर में लग्जरी है, घर में सब कुछ है, बट घर में नो एडवेंचर। घर में कोई भी एडवेंचर नहीं है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कोई सोशल गैदरिंग नहीं है ट्रिकी के लिए, जो यहाँ पर उसको सर्जरी में बाकी डॉग्स के साथ मिल रही थी। बट ही वॉज हैप्पी टू बी बैक होम ड्यू टू हिज लव फॉर हिज मिस्ट्रेस। अब ट्रिकी के लिए उसकी मिस्ट्रेस का प्यार, उसकी ओनर के लिए जो प्यार था वो उतना ही बराबर का था जितना वो यहाँ पर रहकर एंजॉय कर रहा था। तो उसको अपनी मिस्ट्रेस के साथ जाने में बुरा तो नहीं लग रहा था, लेकिन यस, हम ये कह सकते हैं कि अब वहां पर मिसेस पंफ्री क्या बिहेव करती हैं वो ट्रिकी की तबीयत को जरूर इफेक्ट कर सकता है। His excitement to return home can be seen as soon as he sees the mistress. तो अभी तक तो उसे अपनी मिस्ट्रेस की उतनी याद नहीं आई, लेकिन अपनी ओनर को देखते ही उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई और वो भागते हुए डॉक्टर हैरियट की हाथों से कूद जाता है नीचे और भागकर मिसेस पंफ्री के पास जाता है और एकदम से उनके ऊपर चढ़ जाता है एंड स्टार्ट लिकिंग हर फेस, और उनका चेहरा चाटने लगता है। फ्लैपिंग हिज ईयर्स, अपने कानों को ऐसे फ्लैप करते हुए और अपनी टेल वैग करते हुए, दिखाते हुए कि वो अपनी ओनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। आई थिंक अब आप अपना पॉइंट लिख सकते हो यहाँ से बच्चे, आप ओन व्यू पॉइंट लिख सकते हो, अपना व्यू पॉइंट लिखो जहां पर आप बताओगे आई थिंक ही विल बी ऑल राइट एट होम। आपने बोला कि मुझे लगता है कि वो घर पर बिल्कुल सही रहेगा। As earlier, Mrs. Pumphrey did not take Dr. Harriet's advice seriously, which led to Tricky's hospitalization. अब लेकिन आप बच्चों को ये लगता है, आप लोगों का ये मानना हो सकता है कि 15 दिन ट्रिकी से दूर रहने के बाद मिसेस पंफ्री को रियलाइज हो गया होगा कि अगर मैंने वापस से ट्रिकी को वही सब खाना दिया, वही सब रूटीन में उसको ले आई, तो वापस से यही सब उसके साथ होगा। एंड ही हैज टू ईट ऑल दोज थिंग्स, उसको सारी प्रॉब्लम्स फिर से झेलनी पड़ेंगी। तो उन प्रॉब्लम्स को ताकि वो वापस से ना झेले, ताकि ये चीज़ें उसके लिए बुरी ना हो, तो अब उनमें अकल आ गई है इस चीज़ की ट्रिकी के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं करना है, उसको सही खाना देना है, हेल्दी रखना है, वरना वापस से ट्रिकी सर्जरी में भेजना पड़ेगा, या फिर शायद से अगली बार वो इतनी लकी भी ना हो। तो देयर आर चांसेस कि मिसेस पंफ्री शायद समझ गई है कि ट्रिकी की तबीयत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। अब एक और लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे इस चैप्टर में से बन सकता है कि डॉक्टर हैरियट जो थे ना, वो एक ड्यूटी बाउंड डॉक्टर देखने के रूप में पता लगते हैं, जो बाकियों के इमोशंस को वैल्यू करते हैं ओवर हिज पर्सनल इंटरेस्ट, जो बाकियों के इमोशन को उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर रखते हैं। अब यहाँ पर बच्चे आप लोगों को याद करना है कि कौन सा पर्सनल इंटरेस्ट की बात यहाँ पर की जा रही है। तो बच्चे आप लोगों को यहाँ पर याद रहना चाहिए, जो पर्सनल इंटरेस्ट की यहाँ पर बात की जा रही है वो उस समय की बात है जब एग्स, वाइन और ब्रांडी तीनों चीज़ें आ रही थी। ये वो समय था जब डॉक्टर हैरियट को बहुत अच्छा खाना पीना मिल रहा था, लेकिन उन्हें ये चीज़ भी पता थी कि मिसेस पंफ्री जो है वो बहुत परेशान होंगी अपने डॉग के बिना। तो वो एक चॉइस में थे कि वो जितना लंबा ट्रिकी को यहाँ पर रखेंगे अपने सर्जरी में, उतनी बारी में उन्हें अच्छा खाना मिलता रहेगा। या दूसरा ऑप्शन उनके पास था कि ट्रिकी जहाँ से आया है ट्रिकी को वहाँ पर वापस भेज दिया जाए, ताकि मिसेस पंफ्री जो उनकी ओनर है, जो उसके लिए परेशान हो रही हैं, वो उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान ना हो। तो ही वॉज रियली कन्फ्यूज कि क्या किया जाए। तो वो कहते हैं इल्यूसिडेट द अबव स्टेटमेंट। बच्चे यहाँ पर इल्यूसिडेट का मतलब होता है जस्टिफाई, इल्यूसिडेट का मतलब होता है डिस्क्राइब या जस्टिफाई। तो उन्होंने बोला इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। मेंशन दोज वैल्यूज डॉक्टर हैरियट के अंदर हैं जो आप अपनी लाइफ में एम्यूलेट करना चाहोगे, यानी पुट अप करना चाहोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, और रीजंस भी दो उसके लिए। तो डॉक्टर हैरियट जो थे बच्चों, वो एक ड्यूटी बाउंड वेटरनरी डॉक्टर थे, यानी एनिमल डॉक्टर थे और बहुत ड्यूटी बाउंड थे, बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे। He used to visit Mrs. Pumphrey's house regularly for the regular checkup of her dog Tricky. तो वो उनके घर पे रेगुलर जाया करते थे उनके डॉग का चेकअप करने के लिए। मिसेस पंफ्री कौन थी? वो एक रिच लेडी थी जो अपने डॉग को बहुत ही पैम्पर करती थी, यानी अपने डॉगी को बहुत ही प्यार से पालती थी। डॉक्टर हैरियट वॉज क्वाइट वरीड अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, लेकिन ट्रिकी की बिगड़ती हालत को देखकर, ट्रिकी जो दिन पर दिन मोटा होता जा रहा है उसको देखकर डॉक्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी की हेल्थ को लेकर बड़ा ही परेशान थे। उन्हें पता था कि जो उनकी ओनर है वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा ओवरफेड कर रही है, यानी उसे ज़बरदस्ती ज़्यादा खिला रही है।
उन्होंने मिसेस पंफ्री को एडवाइस भी दिया कि देखो आप इसको रिच डाइट पे रखो। रिच डाइट का मतलब ये नहीं है कि इसे सारा माल पानी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स खिलाओ, नहीं, इसके खाने में वेजिटेबल्स डालो, प्रोटीन का सोर्स डालो, रिच डाइट डालो और इसे बहुत अच्छी एक्सरसाइज दो। लेकिन उनके ऊपर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। शी डिडंट केयर अबाउट इट बिकॉज जब तक उनका डॉग ठीक है, उनको अपने डॉग पर इतना प्यार आ रहा है कि उन्होंने बोला कि क्या ही करने का फायदा है, तो शी गेव द काइंड ऑफ फूड टू द डॉग जैसा वो खा रहा था। Hence, in order to improve ट्रिकीज हेल्थ, उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ से मिसेस पंफ्री के पास से ट्रिकी को लेकर जाना जरूरी है। He told her that क्या नाम है यहाँ पर, ट्रिकी नीडेड सर्जरी, कि ट्रिकी को सर्जरी की जरूरत है। He made ट्रिकी कट डाउन हिज डाइट, और जब वो उसे ले जाते हैं वहां पर तो वो ट्रिकी की डाइट को कम करते हैं, उसके खाने को कम करते हैं और उससे कुछ एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिसकी वजह से उसकी हेल्थ इंप्रूव होती जाती है। 2 दिन खाना नहीं देते, तीसरे दिन सिर्फ पानी पे रखते हैं, तीसरे दिन उसको 1 बाउल खाना मिलता है, चौथे दिन उसको 2 बाउल खाना मिलता है। Although he knew Mrs. Pumphrey was very rich and much attached to her dog, he did not take any advantage of it. जब उनके पास सारा अच्छा खाना भी आ रहा था तब भी उन्होंने इस चीज़ की एडवांटेज नहीं ली, जबकि इन्हें पता था कि जब तक यहाँ ट्रिकी रहेगा मैं उससे अच्छा खासा खाना खा पी सकता हूँ। He just performed his duties that we should also learn the same values in life, और जैसी वैल्यूज उनमें थी हमें भी उनके जैसी वैल्यूज अपनी जिंदगी में लानी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे आप डेफिनेटली, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि इस आंसर के अंदर आप लोगों का जो वाइन, ब्रांडी और एग्स वाला सिनेरियो है उसको ज़रूर डालना, ठीक है। उसके बिना ये आंसर अगर आप लिखोगे तो वो अधूरा माना जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आप ज़रूर डालना। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी लाइंस बनाकर दे सकते हैं, हम लोग देखते हैं कि किसने सबसे बेस्ट लाइंस बनाई हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चे हमारा ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म, और अब हम थीफ स्टोरी के क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। थीफ स्टोरी में बच्चे सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो है व्हाट डज ही से अबाउट डिफरेंट रिएक्शंस। यहाँ पर बच्चे ही किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पर ये हरी के लिए यूज हो रहा है कि हरी का क्या रिएक्शन था या हरी क्या कहता है अलग अलग रिएक्शंस ऑफ पीपल के ऊपर जब वो उनसे चोरी की जाती है। व्हेन डिफरेंट पीपल आर रॉब्ड, जब उनके घर में चोरी की जाती है तो अलग अलग लोग किस तरीके का रिएक्शन देते हैं। तो हरी जो था वो एक्सपीरियंस एट थेफ्ट था, एंड जब उसने इतने साल चोरी करी तो उस चोरी करने के साथ साथ उसने लोगों के चेहरों को भी स्टडी किया। ही स्टडीड द फेसेस ऑफ द पीपल, एंड उसके साथ ही बिकेम अवेयर ऑफ द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। उसने अलग अलग लोगों के रिएक्शंस को नोट किया। वो कहता है ग्रीडी इंसान, यानी एक ऐसा इंसान जो लालची होता है किसी भी चीज़ के लिए, वो फियर दिखाएगा। वो फियर क्यों दिखाएगा? वो फियर इसीलिए दिखाएगा कि एक लालची इंसान ने भी जो पैसा इकट्ठा किया है वो बड़े ही गलत तरीके से किया है। अब वो गलत तरीके से इकट्ठा किया हुआ पैसा अब वो कहीं पे लगा रहा है या वो पैसा उसी से चोरी हो रहा है, तो ही बिकम्स वेरी स्केयर्ड ऑफ इट। एक रिच इंसान जो बहुत ज़्यादा प्राउड होता है अपने ऊपर, जब उससे पैसा चोरी किया जाता है तो वो गुस्सा हो जाता है कि मुझसे चोरी कर लिया, मेरे से पैसा चोरी करके ले गए, ये तुमने कैसे कर लिया। और तीसरे होते हैं बच्चे पुअर मैन, एक गरीब इंसान जो दिखाता है एक्सेप्टेंस कि शायद यही हमारी ज़िंदगी है और जैसी हमारी ज़िंदगी बीतती आई है हमारी ज़िंदगी में आगे भी यही होगा। लेकिन वो कहता है कि अनिल के चेहरे पर ना तो एंगर होगा, ना फियर होगा और ना एक्सेप्टेंस होगी, उसके चेहरे पर सिर्फ सैडनेस होगी। किस चीज़ की? धोखे की सैडनेस होगी, बिट्रेयल की सैडनेस होगी कि यहाँ पर हमारे पास जो स्टोरी में हरी सिंह है, हरी सिंह ने अनिल को धोखा दे दिया डिस्पाइट इस चीज को जानने के बावजूद भी कि यहाँ पर अनिल को हरी को पढ़ाने वाला, हरी की हेल्प करने वाला अनिल ही था। तो उसको इस चीज का बुरा लगता, उसे लॉस ऑफ ट्रस्ट का बुरा लगता, लॉस ऑफ मनी का बुरा नहीं लगता। अगला सवाल जो बच्चे इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है कि क्या अनिल को रियलाइज होता है कि उसके घर से चोरी कर ली गई है? जी हाँ, उसे बिल्कुल रियलाइज होता है। अनिल हैड बीन रॉब्ड, उसे पता था। कैसे? ही न्यू दिस प्रोबेबली, मतलब चांसेस है शायद से, शायद उसको ये चीज पता थी क्योंकि जब सुबह उसने अपने बेड के नीचे से वो नोट्स निकाले होंगे तो वो नोट्स डैम्प थे, वो नोट्स गीले गीले थे, सीले हुए से नोट थे। तो शाम को जब सोया तो नोट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, ठीक है, बिल्कुल
कड़क नोट थे, बिल्कुल कड़क करेंसी थी, जब उठा तो वो नोट्स गीले थे। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में हो सकता है कि पिछली रात बारिश हुई थी, मैं घर में ही था, तो ये पैसे हो ना हो बाहर गए हैं। पैसों को बाहर लेके जाने वाला कौन? हरी सिंह हो सकता है। तो वहां से उसे पता लगता है कि शायद से हरी सिंह ने पैसे लिए होंगे। लेकिन अनिल एक बहुत ज्यादा समझदार आदमी था, ठीक है, वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही समझदार आदमी था। तो शायद इसीलिए उसको भी समझ में आया होगा कि अगर हरी ने ऐसा कुछ किया है तो आखिरकार वो एक 15 साल का बच्चा ही है, ठीक है। अब वो चोरी करके चला जाता तो फिर उस चीज के ऊपर वो कुछ रिएक्ट भी करता, लेकिन यहाँ पर हरी जो है वो वापस आ गया, ठीक है, ही रिटर्न। हरी जो है, हरी वापस आ जाता है। अब हरी वापस जो आ गया है, विच मीन्स हो सकता है उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया हो, तो हो सकता है वो यहाँ पर उससे वो चीज नहीं हुई हो, उसके मन ने उसको हाँ नहीं किया हो, हामी नहीं भरी हो उस काम करने के लिए, इसीलिए वो वापस आ गया है। और यही ख्याल जब जब अनिल के दिमाग में आता है तो वो सोचता है कि इसको माफ कर देता हूं, और साथ ही साथ फिर वो उसकी सैलरी भी फिक्स कर देता है, हर महीने उसको पे करेगा। उसकी एजुकेशन के लिए भी उसको बोलता है कि उसको नंबर्स ऐड करने और नाम लिखना सिखाएगा, सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा, और उसी के साथ वो उसको ये भी कहता है कि उसको एक रिवॉर्ड भी देता है अपनी सैलरी में से कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, ये रहे तुम्हारे 50 रुपए। तो वो सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर उसने हरी सिंह को माफ किया है, दिस शोज कि अनिल एक बहुत अच्छा इंसान था एंड उसने बहुत नॉर्मली बिहेव किया, क्योंकि वो हरी के दिमाग में इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं डालना चाहते थे। वो नहीं बताना चाहते थे कि उनको पता लग चुका है कि क्या हुआ है। वो चाहते नहीं थे कि हरी सिंह को इस चीज़ का गिल्ट हो, बिकॉज गलती करना एक अलग चीज़ है, लेकिन गलती करने के बाद अगर आप अपनी गलती सुधार लेते हैं तो आपकी गलती फिर उस चीज़ के लिए किसी को बोलना शायद उतना सही नहीं है। और अनिल को ये चीज़ पता थी, तो इसीलिए उसने हरी सिंह को कुछ भी नहीं बोला। अब अगला सवाल बचे जो इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है वो है, हाउ अकॉर्डिंग टू हरी सिंह वुड द ग्रीडी मैन, रिच मैन एंड पुअर मैन रिएक्ट व्हेन दे लूज देयर गुड्स। तो बच्चे एक सवाल आता है कि हरी सिंह, वो पहला हमने एक सवाल किया ये वाला कि डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल क्या है, इसमें वो अनिल का रिएक्शन भी पूछ सकता है। ये सेम सवाल बच्चे इस तरीके से भी आता है कि हरी सिंह जब भी चोरी करता था तो वो लोगों के चेहरों को स्टडी करता था। अकॉर्डिंग टू थीव, जब कोई भी इंसान अपना सामान खोता था, एक ग्रीडी इंसान के चेहरे पर फियर दिखता था, मैंने उसका रीजन बताया। रिच मैन के चेहरे पर एंगर एंड पुअर मैन के चेहरे पर एक्सेप्टेंस। यहाँ पर आप हरी सिंह के अनिल के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, मगर अगर ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है किसी और फॉर्म में तो आप उसमें अनिल के पॉइंट को भी जरूर ऐड कर सकते हैं। आखिरी सवाल आता है बच्चे, व्हाई वॉज इट नॉट इजी फॉर हरी टू रॉब अनिल। हरी के लिए अनिल से चोरी करना एक आसान कार्य क्यों नहीं था? हरी के लिए अनिल के घर से चोरी करना एक आसान कार्य क्यों नहीं था? तो भैया हरी सिंह जो है वो भी कहीं ना कहीं अनिल से अटैच हो गया था, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं हरी जो है अनिल से अटैच हो गया था, कुछ लगाव दोनों के बीच में बन गया था, एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, एक ट्रस्ट बन गया था दोनों के बीच में। और हरी सिंह ने पहले उस ट्रस्ट को तोड़ तो दिया, लेकिन जब उसको रियलाइज हुआ कि अनिल के साथ रहकर हरी सिंह का खुद का भी फायदा हो रहा है, उसको पढ़ने लिखने को मिल रहा है, उसे एजुकेशन मिल रही है, तब उसको रियलाइज हुआ कि यार शायद अनिल को धोखा देना उसकी एक गलती थी। तो वो कहते हैं इट वॉज नॉट ईजी फॉर अ थीफ टू रॉब अनिल एज ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन। वो कहते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी विश्वास कर लेता था, तो किसी ऐसे इंसान के साथ विश्वासघात करना जिसका दिल साफ है, इस चीज की गवाही हरी का दिमाग या हरी का दिल नहीं देता था। द थीफ न्यू इट वॉज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, क्योंकि वो उसको आप चोरी करते भी हो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक केयरलेस मैन को रॉब करना जैसे अनिल, वो कोई प्लेजर नहीं देगा उसे, कोई भी हैप्पीनेस नहीं देगा उसको चोरी करने की उससे। उसका रीजन ये है कि अगर आप एक केयरलेस मैन से चोरी करते हो तो उस चोरी का वो नोटिस भी नहीं करेगा, मगर यहाँ पे उसको ये भी लगता था कि वो लॉस ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। अगर वो चोरी कर ली है उसने और जब अनिल को पता लगेगा तो वो एक लॉस ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। नो सिक्योर फ्यूचर, हरी सिंह को कोई भी सिक्योर फ्यूचर नहीं मिलेगा आगे जिंदगी में, ठीक है। उसे जिंदगी भर चोरी ही करनी पड़ेगी, उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा और वो चोरी करता रह जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि पुलिस उसको ले जाएगी, और जब पुलिस ले जाएगी तो उसकी जिंदगी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जब उसको ये चीज रियलाइज हुई कि हरी से अनिल ऐसा इंसान है जो उसको एक रिस्पेक्टेबल लाइफ दिलवा सकता है, क्या कर सकता है, उसको एक रिस्पेक्टेबल लाइफ दिलवा सकता है, जीवा सकता है रिस्पेक्टेबल लाइफ,
तो तब उसने डिसाइड किया कि इट इज़ बेटर कि मैं वापस चला जाऊं या फिर मैं अनिल को रॉब ना करूं। ठीक है, समझ में आया। अब इसी के साथ बच्चे इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि हरी सिंह जो था उसके क्या व्यूज थे ऑन रिसीविंग एन एजुकेशन। जब हरी सिंह को एजुकेशन का पॉइंट दिया गया, एजुकेशन की बात करी गई उससे, या जब उसके दिमाग में आया एजुकेशन के बारे में, तो उसका उस पर क्या इम्पैक्ट था, क्या वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर वो कहते हैं कंपेयर करो द थॉट, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। ये वही वाली बात है कि हरी सिंह को ये चीज़ पता थी कि अगर वो एक पढ़ा लिखा इंसान बन सकता है या बन जाता है तो वो सक्सेस की कोई लिमिट नहीं होगी उसके लिए। ये चोरियां करके वो फंस सकता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा इंसान बनकर वो नहीं फंसेगा। With these later thoughts, पूरा सेंटेंस है, I knew one day I could bring me more than few hundred rupees. It was a simple matter to steal and sometime as simple to be caught. यहाँ पे हिंट है बच्चे ये आपके आंसर के लिए कि जितना आसान चोरी करना है उतना आसान चोरी करके पकड़े जाना भी है। लेकिन एक बड़ा इंसान, एक क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन होना, वो उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सहायता दे सकता है। तो ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो अनिल के पास वापस आया। तो देखो, हरी सिंह चोरी करके देख चुका है, फंस के देख चुका है, फियर की जिंदगी जीकर देख चुका है, तो वो चाहता था कि वो एजुकेटेड हो जाए ताकि वो एक फियरलेस लाइफ जी सके बिना किसी टेंशन के। When Anil told him he would help the teenage thief to learn how to read and write, Hari was overjoyed. वो बहुत खुश, क्योंकि जो चीज़ें वो चाहता था वो उसको मिलने लग गई थी। Because he could believe कि यहाँ से ये काम करके, पढ़ाई लिखाई करके वो चोरी से आगे बढ़ सकता है। Moreover, he felt कि एजुकेशन जो है वो उसे एक पावरफुल इंसान बना देगी एंड उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा, और जो चीज़ें वो लाइफ में अचीव करना चाहता है वो अचीव कर लेगा। Once he succeeds in stealing the money from अनिल, लेकिन जब उसने ये सब ख्याल उसके दिमाग में कब आए, जब वो सक्सेसफुल हो जाता है अनिल से पैसा चुराने में। यंग थीफ हैज़ अ चेंज ऑफ हार्ट, बिकॉज जब उसे अपनी बातें रियलाइज होती हैं, जब उसे वो चीज़ें रियलाइज होती हैं कि मेरे को हरी हेल्प कर रहा था, तब उसके मन में बदलाव आता है और वो वापस जाने की सोचता है। अनिल इज़ अ काइंड मैन विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर हरी टू अबैंडन हिम। उसे अकेला छोड़ने का मन उसका नहीं था। ठीक है, उसको अकेला छोड़ने का मन उसका नहीं था। बट अनिल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी। वो एक अच्छा इंसान तो था, लेकिन यहाँ पर हरी का सेल्फिश रीजन भी था। क्या था यहाँ पर? हरी का सेल्फिश रीजन भी था कि अगर वो इसके साथ रहता है तो उसका भी फायदा है। As Hari forgotten about the education because he was thrilled about finally robbing someone, he understood that he had made the wrong choice. तो स्टार्टिंग में जब वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो मैं चोरी करूंगा, लेकिन वो चोरी करने के ऊपर इतना ज़्यादा खुश था कि वो ये भूल जाता है कि चोरी करने में वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी खो रहा है। वो छोटा फायदा देख रहा है, बड़ा फायदा नहीं देख रहा है। हरी's टाइम विद अनिल चेंजेस हिज पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स एजुकेशन। तो जब तक हरी अनिल के साथ रहता है, उसका जो व्यू पॉइंट था पढ़ाई लिखाई को लेकर वो बदल जाता है। उसको पता है कि एजुकेशन अगर उसके पास आ जाती है, क्योंकि अब वो मौका उसके लिए खुल गया है, तो वो जिंदगी जी सकता है जैसे वो जीना चाहता है। इसीलिए हरी ने डिसाइड किया कि मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा। ऑल्दो वो उससे चोरी करके आ चुका था, लेकिन खुद का सेल्फिश रीजन, खुद की पढ़ाई, खुद के लिए एक ब्राइट फ्यूचर जब उसे अपनी आंखों के आगे दिख रहा था, तब उसने वापस जाने का डिसाइड कर लिया। थीफ स्टोरी में से बच्चे एक और क्वेश्चन भी आता है कि अनिल ने थीफ को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। अनिल ने पुलिस के हवाले थीफ को क्यों नहीं किया? डू यू थिंक कि पीपल वुड हैव डन सो? अगर अनिल की जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे ही करता। इन वॉट वेज अनिल इज डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? और अनिल किस तरीके से बाकी लोगों से दूर है या किस तरीके से अलग है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, यहाँ पर कि वो चाहता तो हरी को जेल भिजवा सकता था, लेकिन उसने हरी को जेल नहीं भिजवाया। ऐसा क्यों? तो अनिल जो था बच्चे, मैंने आप लोगों को बताया, वो एक काइंड हार्टेड इंसान था, स्नेक दिल इंसान था। जब हरी सिंह ने स्टार्टिंग में उसको ये झूठ बोला था कि उसे कुकिंग आती है, उसने उसे डांटा नहीं, उसे कुकिंग सिखा दी, उसे फूड दिया, उसे शेल्टर दिया। अनिल ने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसे पढ़ाएगा, पूरे सेंटेंसेस एडिशन सिखाएगा, एजुकेटेड इंसान बनाएगा।
अनिल केयरलेस भी था। अनिल कुछ ओवर ट्रस्टिंग इंसान था, उसे बहुत ज्यादा विश्वास हो जाता था सामने वाले पे। वो केयरलेस भी था और जेनरस भी था, यानी वो अच्छा भी था और थोड़ा सा केयरलेस भी था। लीडिंग एंड बोरोइंग मनी, अब वो पैसा कैसे करता था, लेंडिंग एंड बोरोइंग मनी, यानी एक समय उधार लेना था और एक समय पैसा चुका देता था। He understood the difficulty of not having a regular source of income. उसको पता है कि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जब इंसान के पास नहीं होती तो जिंदगी कैसी होती है। जिस तरीके से अनिल ने अपनी ज़िंदगी की हार्डशिप्स को, जिस तरीके से अनिल ने अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को समझा, वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते थे कि ये सेम प्रॉब्लम जो है वो हरी भी फेस करे। तो इसी वजह से उसने हरी को पुलिस के हवाले नहीं किया, बिकॉज उन्हें पता है कि हरी एक 15 साल का बच्चा है। इसे आज पुलिस के हवाले करने का मतलब ये है कि कल से इसका फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद है, इसकी ज़िंदगी जेल में ही रह जाएगी और शायद इसकी एक गलती की वजह से हरी सिंह जो है वो एक बड़ा गुंडा बन सकता है या कुछ और गलत कदमों पर, गलत रास्तों पर जा सकता है। तो अनिल का एक डिसीजन उसको जेल भेजने का उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। The police, even though he knows that Hari had taken the money from the mattress, अनिल may have also grown fond of हरी। उसे भी हरी पसंद आ गया था तो उसने हरी की गलती को माफ करने का डिसाइड कर लिया। हरी 10 साल यंगर था अनिल से, तो हो सकता है कि हरी के लिए अनिल को थोड़ी प्रोटेक्शन फील होती हो, या फिर वो उसका फ्यूचर नहीं बर्बाद करना चाहता हो, वो उसका करियर नहीं बर्बाद करना चाहता हो। वो कहते हैं लेकिन अनिल जैसे एम्प्लॉयर्स, अनिल जैसे काम पे रखने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं इट इज़ अनलाइकली कि कोई भी एम्प्लॉयर अनिल के एग्जाम्पल को फॉलो करेगा और किसी को भी सेकंड चांस देगा, इसके चांस बहुत कम है। ये एक लीगली पनिशेबल ऑफेंस है कि आप किसी के घर से चोरी करते हो तो उसके खिलाफ आपको जेल हो सकती है। द एम्प्लॉयर में पार्डन देयर एम्प्लॉय, कि वो उनको माफ कर सकते हैं, बट एम्प्लॉय वुड डेफिनेटली लूज द जॉब इन ऑल केसेस। लेकिन ऐसे केस में माफी मिल सकती है पर जॉब तो एनी हाउ चली ही जाएगी, क्योंकि कोई भी इंसान चोरी करने वाले को अपने घर पे नहीं रखता। अनिल बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हरी और अनिल के बीच का रिलेशनशिप जो था वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का नहीं था, यानी काम करने वाला और नौकर और मास्टर का नहीं था, लेकिन एक टीचर और स्टूडेंट का भी था। एक टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट की गलतियों को ठीक करते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं उनकी मिस्टेक्स को ओवरकम करने में। एक टीचर कभी भी अपने बच्चों को पनिश नहीं करते फालतू के लिए, उनको सिखाया जाता है, उन्हें पनिश नहीं किया जाता है। अनिल बहुत ट्रस्टिंग और केयरफ्री थे, तो इसीलिए उन्होंने कोई भी ग्रजेस यानी कोई भी बुरे ख्याल अपने मन में नहीं रखे, कोई भी गुस्सा अपने मन में नहीं रखा अनिल के लिए, और अनिल को कभी भी हरी को नहीं जताया कभी भी कि मुझे पता था कि तुमने मेरे घर से चोरी की है। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक हम लोगों ने हमारे 2 चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके बाद बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं हमारे पास फायर एंड आइस के। अब फायर एंड आइस आप लोगों के साथ हमने जब पोम करी है बच्चों, समरी में भी अभी पीछे आप लोगों के साथ ये पोम कर ली गई है, जिसमें बेसिकली हमने ये देखा कि दुनिया का अगर विनाश होगा तो वो 2 तरीकों से हो सकता है। तो वो कौन से तरीके से होगा? वो या तो फायर से होगा, लोगों के गुस्से से होगा, या फिर होगा वो आइस से, जब लोगों को फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो पहला सवाल वही कहता है कि क्या मैसेज देती है ये पोम हमें, जब पोएट क्या कन्वे करना चाहते हैं फायर एंड आइस से, या सेंट्रल आइडिया भैया क्या है हमारी फायर एंड आइस का। तो बच्चे हमारी जो पोम है फायर एंड आइस, वो हमें 2 पॉसिबिलिटीज दिखाती है जिससे हमारी दुनिया का अंत हो सकता है। वो या तो फायर से होगा, ठीक है, यानी लोगों की डिजायर से, ठीक है, लोगों के एंगर से, इनसे एंड होगा, या वो होगा आइस से, या लोगों की होगा वो हेट्रेड से, ठीक है, ठंडे इमोशंस वो मुंह पे नहीं दिखाते लेकिन अंदर से होते हैं, ठीक है, ग्रीड से, कि इंसान के मन में लालच है किसी चीज को लेकर। तो वो कहते हैं सबसे पहले कि वो फर्स्ट को प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं मानता हूं कि दुनिया लोगों की डिजायर की वजह से, गुस्से की वजह से एंड होगी, और दूसरी बार वो कहते हैं कि भले ही वर्ल्ड एंड हो जाए फायर में, लेकिन आप आइस को वहां से नहीं हटा सकते, आइस विल नॉट गो अवे, ठीक है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, दुनिया के एंड होने की बारी जब आएगी तो पहली बार तो दुनिया फायर से एंड हो जाएगी, लेकिन अगर दुनिया को वापस से बर्बाद होने का मौका दिया जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड टाइम दुनिया का जो विनाश आएगा, दुनिया का जो एंड आएगा, वो आइस से भी आ सकता है, वो लोगों की ग्रीड से भी आ सकता है, वो लोगों की ईर्ष्या से भी आ सकता है, ठीक है। लोगों के मन में जब हेट्रेड होगी, जब उन्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, जब वो निर्दयी हो जाएंगे, जब वो क्रूअल हो जाएंगे, तो उससे भी दुनिया का अंत होना निश्चित है।
तो यहाँ पर बच्चे ये एक बहुत बहुत अच्छा सवाल और मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो पोम है बच्चे फायर एंड आइस पब्लिश करी गई थी 1920 में, ठीक है। ये वही टाइम है बच्चे जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। तो वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो भी हो रहा था क्या उसका कोई असर है हमारे पोएम के ऊपर? तो यस, इट इज पॉसिबल कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है उसने हमारी पोम की थीम को जरूर इफेक्ट किया हो, क्योंकि ये फायर एंड आइस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, वॉर वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट डिस्ट्रक्शन। जब उस समय वॉर चल रही थी तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही थी, बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हो रही थी, हर जगह पर विनाश हो रहा था बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत विनाशी थी ये वॉर। एंड इट मे हैव लेड फ्रॉस्ट टू कंटेम्पलेट द डिस्ट्रक्शन, कि उन्होंने सोचा कि ये जो डिस्ट्रक्शन, ये जो विनाश हो रहा है ये इंसान ही कर रहे हैं, ठीक है। तब उन्होंने सोचा होगा कि ये जो डिस्ट्रक्शन हो रही है ये इंसान ही कर रही है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 1 को दिमाग में रखते हुए ये पोएम में कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो अंत होगा, एंड कंसिडर्स 2 पॉसिबल सिनेरियोज कि कैसे हो सकता है। पहला तो होगा फायर से या दूसरा होगा आइस से। फायर जो है बच्चे वो हमेशा डिस्ट्रक्शन और क्योस, ठीक है, हमेशा भगदड़ से कंपेयर किया जाता है। इट इज पॉसिबल कि फ्रॉस्ट वाज यूजिंग दिस सिंबल टू कमेंट द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी दैट हैड बीन अनलीश्ड ड्यूरिंग द वॉर। तो वो कहते हैं कि मैं इतनी हेट्रेड ऑलरेडी देख चुका हूं, सॉरी डिजायर, इसेस मैंने जो डिजायर देखी है लोगों के अंदर, उसके हिसाब से मैं ये कहता हूं कि वर्ल्ड जो है वो फायर में एंड होगा। तो उन्होंने कुछ तो ऐसा देखा ही होगा। अब जिस टाइम पे ये पोम आई थी बच्चे, वर्ल्ड वॉर 1 ऑलमोस्ट समाप्त हो रही थी उस समय पे। तो वो कहते हैं कि मैंने इंसानों में वो चीजें देखी है जो उन्होंने ओपन अप कर दी थी, जो उन्होंने खोल दी थी वॉर के समय पे, जिसमें वो बिल्कुल बाहर आकर लड़ रहे थे, फ्रंट पे या फ्रंट फुट पे लड़ रहे थे जिस समय के ऊपर, वेरी सॉरी। तो वो कहती है जब वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर लड़ रहे थे एक दूसरे से, तब वो डिजायर टू विन, वो जीतने की जो इच्छा थी, वो कहते हैं मुझे उस समय पे वो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा दिख रही थी। एक और बच्चे आते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि पोएट पोएम को व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, उनका क्या कहना है एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। वो कहते हैं द पोएट थिंक एंड ऑफ द वर्ल्ड दैट पीपल थिंक इज द फायर इज द मेन कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो या तो बच्चे वो अगर हम एक्चुअल टर्म में बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग, वाइल्ड फायर्स, ठीक है, जंगलों में जो आग लग जाती है, इनकी वजह से भी दुनिया खत्म हो सकती है। ये रियल मीनिंग है ना, सिंबॉलिक मीनिंग है हमारे मन के इमोशंस। By the end of the poem he says फायर एंड आइस दोनों इक्वली डिस्ट्रक्टिव है। आइस का मतलब बच्चे क्या है, आइस का मतलब है आइस एज, दुनिया में ठंडा पड़ जाना, दुनिया जम जाए वैसी वाली कंडीशन में। दोनों में सेम पावर है डिस्ट्रक्शन कॉज करने की। तो बेसिकली वो कहते हैं यहाँ पर कि किसी भी चीज का एक्सट्रीम इज नॉट गुड। वो कहते हैं किसी भी चीज की अति जो होती है, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, अति किसी भी चीज की हो, किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। तो वैसे ही इंसान के मन की गर्मी या इंसान के मन की ठंडक, ठंडक इन द सेंस कि नेगेटिव इमोशन, जब इंसान को फर्क पड़ना बंद हो जाता है तो ये सारी चीजें दुनिया में विनाश लाने की कैपेसिटी रखती हैं। यहां पर आता है बच्चे फायर एंड आइस सिंबलाइज क्या करते हैं। तो बच्चे फायर एंड आइस को सिंबलाइज किया गया है यहाँ पर फायर जहां पे कॉन्फ्लिक्ट के लिए, झगड़े के लिए, फ्यूरी मतलब एंगर, गुस्से को दिखाने के लिए, इनटॉलरेंस जब आप सामने वाले की बात को सुनते नहीं हो, इनसेंसिटिविटी को दिखाने के लिए यूज की जाती है। वहीं पे आइस इंसान की ग्रीड, इंसान के लालच को, इंसान के एवराइस, ईर्ष्या को, इंसान की लस्ट को, रिजिडिटी को, जहां पर आप मानने को तैयार नहीं होते, ठीक है, अडिग होने को बेसिकली कह सकते हैं, जहां पर आप बिल्कुल अपने आप को अडिग मान लेते हो कि भैया मैं तो यहाँ से हिलने वाली हूं नहीं, या इंसान की कोल्डनेस, या इंसान की निर्दयता, इनडिफरेंस, जब इंसान चीजों में फर्क नहीं करता, और हेट्रेड, नफरत। तो वो कहते हैं ये सारे वो इमोशंस हैं जो दुनिया की अंत को ला सकते हैं। अब इसके ऊपर बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन से ज्यादा ना लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। पहला सिंपल सवाल आता है कि आपका जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या मैसेज देते हैं मैनकाइंड को, इंसानियत को क्या लेसन देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोम है बच्चे फायर एंड आइस, ये एक अपील है बेसिकली, देखा जाए तो ये एक रिक्वेस्ट है
ऑन एंडिंग ऑल फियरी इमोशंस। वो कहते हैं ये जो आपके मन में एक्सट्रीम इमोशंस का उबाल है ना, इसको थाम लो, जैसे एंगर, क्रुएल्टी, वायलेंस, इनटॉलरेंस, आइसी इमोशन जैसे हेट्रेड, जेलसी, एपथी, नफरत, एंड दे डिस्ट्रॉय द वेरी फैब्रिक ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। वो कहते हैं ये इंसानों की ज़िंदगी का जो बेसिक लेवल होता है ना, उसी को ख़त्म कर देते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी ज़िंदगी के लॉस के लिए। जब वॉर्स होती हैं वो क्या है, वो लोगों के गुस्से की वजह से, लोगों की ग्रीड की वजह से होते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान मरते हैं तो मरते रहें, हमें क्या, है ना। तो वो कहते हैं ये रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी जिंदगियों के अंत के लिए, बिकॉज दे हैव कॉज्ड इररिपेरेबल डैमेज। जिसने इररिपेरेबल मतलब कैन नॉट बी करेक्टेड, कैन नॉट बी रिपेयर्ड। ये ऐसे डैमेज कर देते हैं कि अब वो डैमेज रिपेयर ही नहीं हो सकती। जो इंसान मर गया वो तो मर गया ना, वो वापस तो नहीं आएगा। अलग अलग जातियों को, देशों को और उनकी एनवायरनमेंट को। ही बिलीव्स कि जो वननेस है मैनकाइंड की, इंसानियत की एकता जो है, उसमें दुनिया फुल ऑफ लव, पीस, हार्मनी होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है हमारे साथ। डिस्ट्रक्शन बहुत आसान है, बट उससे ज़्यादा चैलेंजिंग और मुश्किल टास्क है, ठीक है। डॉन्टिंग का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हमारे लिए क्या है, वो है एक ऐसा वर्ल्ड मेंटेन करना जहाँ पर लोग म्यूचुअली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग लोग जो हैं वो साथ मिलकर रह सकते हैं। एट इंडिविजुअल लेवल पोएम जो है इस मैसेज को कन्वे करती है कि ऑब्सेशन विद अनहेल्दी एम्बिशंस, यानी जब आपके मन में एक ऑब्सेशन है, जब आपके मन में एक जुनून है, एक पागलपन है, एक गलत चीज़ों के लिए, ग्रीड है आपके मन में, लस्ट है पावर के लिए, तो ये सब आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्ट्रॉय कर देगा और आपकी ज़िंदगी के चैन को, चाम को छीन लेगा। द पोएट यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को एक वार्निंग देते हैं इस पोएम के थ्रू। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे जो पोएट हैं यहाँ पर वो वार्निंग देते हैं लोगों को कि हम लोगों को अपनी नेगेटिव थॉट्स पर चेक रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इंसानियत का भला करना चाहते हैं तो उसके लिए इंसान के जो गलत ख्याल हैं, इंसान के जो गलत थॉट्स हैं, उन पर कंट्रोल करना, उन पर काबू करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर बच्चे वही आता है सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस कि हमारी पोम में फायर एंड आइस क्यों यूज किए गए हैं। तो बच्चे छोटी सी 4 लाइन की पोम है फायर एंड आइस, लेकिन ये 4 लाइनों में भी सिंबल्स यानी आपके चिन्ह बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। पोएम ने फायर एंड आइस को रिप्रेजेंट लिया है दिखाने के लिए दो कंट्रास्टिंग का मतलब होता है बच्चे दो ऑपोजिट व्यूज को दिखाने के लिए, दो अलग अलग तरीके के लोगों को दिखाने के लिए रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि लोग क्या कहते हैं। सम पीपल अपहोल्ड द व्यू कि जो दुनिया है वो बर्न हो जाएगी टू सिंडर्स, मतलब राख में बदल जाएगी बिल्कुल दुनिया, क्योंकि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जो गर्मी की वजह से बढ़ती जा रही है। ये रियल मीनिंग है कि फायर में कैसे एंड हो सकती है। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि सूरज अपनी हीट को लूज कर देगा और दुनिया जो है उस पर शीत छा जाएगी, दुनिया का अंत हो जाएगा, बिकॉज दुनिया में हर चीज़ जम जाएगी जो भी इस धरती पर है। ये दो अलग अलग व्यूज़ हैं लोगों के मनों के। ये तो वो व्यूज हो गए बच्चे जो हमारी पोम में दिखाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हमारी पोम में इन व्यूज के अलावा भी ये दिखाया गया है कि एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन या फिर बाकी चीज़ों को के साथ साथ इंसान के मन के इमोशंस को भी दिखाता है, जैसे एंगर, वायलेंस, क्रुएल्टी, जो इंसान की अच्छी वैल्यूज़ को, जो इंसान की अच्छाई को मिटा सकती हैं। ये वायलेंट पैशंस जो है ये प्रोवोक करती हैं, यानी आप कह सकते हो कि ये लोगों को फोर्स करती हैं कि वो गलत एक्शंस में, इन ह्यूमन एक्शंस में, गलत एक्शंस के अंदर, क्रूर चीज़ों के अंदर अपने आप को जोड़ें। नॉट ओनली इंडिविजुअल्स, सिर्फ लोग ही नहीं, पूरा का पूरा नेशन लड़ाई पर आ जाता है और आप सबको पता ही है अभी क्या चल रहा है। सिमिलरली आइस जो है उसे भी एक सिंबल के फॉर्म में यूज़ किया गया है दिखाने के लिए कि जब इंसान के मन में जिस तरीके से बर्फ़ जमती है वैसे ही इंसान के मन से वो जो इमोशंस हैं जैसे लव, अफेक्शन, प्यार, सहानुभूति, सिंपथी, कंसिडरेशन, सामने वाले को कंसिडर करना, ये सब भी जम चुका है। जो लोग हैं उनके दिलों की वार्मथ ख़त्म हो गई है, उनके दिल की गर्माहट, उनके दिल की जो नरमाहट है वो जा चुकी है और लोगों के मन में अब सिर्फ गुस्सा, जेलसी, इनसेंसिटिविटी रह गई है। ये नेगेटिव इमोशंस जो हैं इस पोम के अंदर जो दिखाए गए हैं वो हमारे मन पे इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं कि वो हमसे कुछ नहीं कराएंगे, सिर्फ एक चीज़ जो कि है डिस्ट्रक्शन। तो पोएट बिलीव करते हैं कि दुनिया फायर से ख़त्म अगर होगी तो वो बहुत जल्दी हो जाएगी।
आग लगी दुनिया खत्म, ठीक है, दुनिया का अंत आसान है। लेकिन आइस जो है ना बच्चे, वो स्लो पॉइजन है। वो क्या है? वो स्लो पॉइजन जैसा है, वो स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन का मतलब क्या हो गया? वो एक ऐसा विष है जो धीरे 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 करके तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है, ठीक है। आइस में कंज्यूम द वर्ल्ड स्लोअर देन फायर। फायर में दुनिया वर्ल्ड वॉर हुई खत्म, लेकिन आइस धीरे 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 इंसान को तड़पा तड़पा के मारेगा। बट इट हैज़ अ पोटेंशियल टू ब्रिंग द वर्ल्ड टू एन एंड। इसमें वो काबिलियत है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वो काबिलियत है कि दुनिया का अंत लाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे मास्टर 30 के सेक्शन 2 का भी खत्म हो जाता है आज का लेक्चर। हम लोगों ने इसमें 3 टॉपिक्स कवर करे, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अ थीफ स्टोरी एंड फायर एंड आइस। आई होप आप सब बच्चों को सब कुछ समझ में आया होगा। बच्चे इसका डीपीपी आप लोग ज़रूर लगा लेना, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि क्या क्वेश्चंस के सही आंसर्स हैं, राइट। आप लोग अपने डीपीपी को ज़रूर लगाएंगे बच्चे इस पर्टिकुलर टॉपिक के, इस चैप्टर के। और मैं आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सेम डे सेम टाइम, वील मीट इन द नेक्स्ट वीक।